नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, बीपीएससी, सीडीपीओ, आरओ, एआरओ आदि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? तो 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन में कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? जिसका सही आंसर है सर जॉन साइमन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति दी थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो उपयुक्त सभी है, सभी की सभी सही है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? तो साइमन कमीशन के विरोध के में हुए लाठीचार्ज में, और बाद में उन्हीं से उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय को। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो एमएल नेहरू ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी और किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसकी अनुशंसा की गई थी। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, इसकी की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। निम्न में से कौन से वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो वो मोतीलाल नेहरू, जो कि पिता थे जवाहरलाल नेहरू के, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, ये इसका विषय था। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हजरत मोहानी ने रखा था। कांग्रेस ने कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो पूर्ण स्वराज दिवस। तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर किया गया था, जो कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके उपलक्ष्य में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जैसा हमने डिस्कस किया। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, जबकि भारत की विदेश नीति की घोषणा ये शामिल था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये शामिल था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये शामिल था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात।
तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका डाटा। तो गुजरात से 32 थे सत्याग्रही, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2। कौन कौन थे? दाऊद भाई और हरिलाल माहिमतुरा। सिंध से 1, आनंद हिंगोरानी। नेपाल से 2, महावीर खड़क बहादुर सिंह गिरी। तमिलनाडु से 1, तपन नायर। आंध्र से 1, सुब्रमण्यम। उत्कल से 1, मोतीबास दास। कर्नाटक से 1, महादेव मार्तंड। बिहार से 1, गिरिवर धारी चौधरी। बंगाल से 1, दुर्गेश चंद्र दास। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो उपयुक्त में से सभी, यानी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। तो कब से कब तक चली थी दोस्तों? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, साइमन कमीशन का आगमन। आइए देखते हैं। दांडी मार्च का प्रारंभ जो हुआ था 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो दिए गए ऑप्शन में साइमन कमीशन सबसे पहले है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु के लिए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। नहीं, नमक नहीं बनाया था, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी। नहीं, 12 मार्च 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो धरसना नमक गोदाम को धरसना सॉल्ट वर्क्स भी बोला था दोस्तों। तो ये नर्मदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय पर अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो था कौन था? तो वेब मिलर था। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर थे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधानता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था किसका? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफार खान ने। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसपे? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो थी पटना की। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, यह सम्मिलित था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यह सम्मिलित था। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, यह सम्मिलित था। यह सम्मिलित नहीं था दोस्तों। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सही था। तो बी ऑप्शन सही है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी निर्विन समझौता। तो गांधी निर्विन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। तो इसके हिसाब से सबसे पहले गांधी निर्विन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो उसके बाद 4 के बाद तीसरा, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि मार्च के अंतिम वीक से अप्रैल के शुरुआत में हुआ था, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि लेट में हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो इसमें से आपको कालानुक्रम को देखना है दोस्तों। तो गांधी निर्विन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, राजगुरु को फांसी, जो भगत सिंह राजगुरु को सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, शहीद दिवस मनाया था उसके उपलक्ष्य में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, तीसरा, दूसरा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो बाद में हुआ था, तो वो ए ऑप्शन सही है इसमें। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी निर्विन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और पूना समझौता। तो पूना पैक्ट हम जानते हैं दोस्तों 1932 ईस्वी में हुआ था, जो सबसे अंत में होगा। तो इसके हिसाब से बी या डी ऑप्शन में से सही होगा। पहला सबसे पहले हुआ था गांधी निर्विन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें बी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम सेकंड या थर्ड में देखते हैं। भगत सिंह को फांसी जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन से पहले हुआ था। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा, दूसरा और फिर चौथा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, ये सही नहीं है। किसी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में से किसी ने प्रतिभाग नहीं किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मौलाना आजाद ने। मदन मोहन मालवीय ने, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। तो 1 2 3 सही है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, महादेव देसाई ने लिया था, प्यारेलाल नैयर ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने लिया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे कहां पर? तो किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी की जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो एस एस राजपुताना। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे भारत? तो वो लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931, डेट याद रखिएगा, से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। पूना पैक्ट के स्थायी निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया था, यानी कम्युनल अवार्ड? तो रेमसे मैकडोनाल्ड, जैसे फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। अगस्त 1932 के रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए? तो अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड ने किसे किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूरा समझौता हुआ था। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। तो कब हुआ था? 24 सितंबर को। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 147। पूरा समझौते का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। श्री बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, क्या कहलाता था? पूना समझौता। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो एम के गांधी। तो 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो गांधी जी ने नहीं किया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था तो बाबू जगजीवन राम द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? तो पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। वर्ष किस वर्ष में? तो 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अप इवेजन की वकालत की थी। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो इसमें से कोई सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, न कि करों का अपवंचन का यानी इवेजन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता का आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्स का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। तो डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, कहां पर? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकार की नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों सही है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में। तो 203 इलाके थे, बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत, इन तीनों में को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आप बाकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो बंगाल में नहीं किया था। इन ऑप्शंस में 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है, तो क्या है? तो संख्या 5 है। 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, क्या था? तो था 28 माह। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो 28 महीनों तक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब? तो 1939 में। अपनी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, किस कार्यकारिणी कमेटी में? तो 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो निम्नलिखित राज्य में स्थित है, किसमें? तो गुजरात में है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ है? तो वो जबलपुर में है, यानी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो हुआ था 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पिताब सीतारामैया को हराकर बने थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पिताबी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद हुआ था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो सुभाष चंद्र बोस। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो हुआ था 1947 ईस्वी में। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुए थे वो कौन थे? तो सरदार पटेल थे। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना? तो 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? वो कौन था? तो हैदराबाद था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि तो कोई भी सही नहीं है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, ये भी सही नहीं है। कांग्रेस में वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया, ये भी सही नहीं है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता अशांति थी, ये भी सही नहीं है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 ईस्वी में, जो 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 40 से 45 तक था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया गया था किनके द्वारा? तो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कौन से कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो सदैव डायरी रखते थे, ये सही नहीं है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष कब किया था? तो 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजम्मा ने। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो वो थी 23 मार्च 1943, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो आया था 1942 ईस्वी में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे क्या? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ये सही है। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, भी सही है। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी सही है। तो चारों सही है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। कृषि की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था। किसके नजर में था? ये महात्मा गांधी। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, किस प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है? क्या तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए? ये सही नहीं है क्योंकि डोमिनियन स्टेटस के लिए था। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए? ये सही है, तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथ गो। तो लॉर्ड लिनलिथ गो ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ गो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलनों की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, यानी कमांडर इन चीफ कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी तथा मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसकी हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने तो सरकारी कर्मचारी को त्याग पत्र देने को कहा था, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, राजसी रियायतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। कौन सही है? तो केवल तीसरा सही है। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नहीं, क्योंकि उनको जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये सही नहीं है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर हिंसा हुई थी। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उपयुक्त सभी ने, यानी हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था, क्या था? तो 1, 2, 4 यानी कि क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों का नैराश्य का, यानी भारतीय निराश थे, तो उसी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, यह भी इसका कारण था, और एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्तावित पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो लुई फिशर था। भारत छोड़ो आंदोलन के उससे उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो पहला और चौथा, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहां पर? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो मुंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन सा था? तो मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। नीचे दिए गए कुछ स्थानों की सूची दी गई, इसमें नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो बलिया, सतारा और तामलुक, जो तीन तीन जगह थे दोस्तों, बलिया, सतारा और तामलुक। सतारा महाराष्ट्र में, बलिया प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, और तामलुक जो है वो मिदनापुर में वेस्ट बंगाल में था। तो इसमें से दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए और दो, एक और दूसरा सही होगा, तो ए ऑप्शन सही है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला तथा पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना गोहपुर की है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑपरेशन रूबिकॉन का वह कूट शब्द था जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाना जाना था? तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। तो उसको हम लोग ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से जाना था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने यूज किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कौन है? तो कटक है, उड़ीसा में। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। INA किसका मानसिक पुत्र था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी? तो वो था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, और वो था मेजर आईवाची फुजीवारा का। तो दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह तथा अन्य भारतीय सैनिकों के युद्धबंदी बनाए जाने के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उस पर प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। तो उसका ब्रेन चाइल्ड यदि आपको बोला जाए दोस्तों, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, कौन था? तो मोहन सिंह था। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब? तो वो 21 अक्टूबर 1943। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहां पर? तो तत्कालीन मलय में, यानी मलेशिया में। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था? तो कौन दिया था? रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्मा रंगून में है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे? तो BC दत्त। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जय हिंद किसका नारा था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस का। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो राशिद अली को। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए जा रहे मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। आजाद हिंद फौज की गिरफ्तारी
सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, यानी हिंदू में पीके सहगल, शाहनवाज मुस्लिम में और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन सिख में एक साथ अभियुक्त बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1945 के आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे पर पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूलाभाई देसाई ने की थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू ने। तो आइए देखते हैं। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो नहीं की थी। तो भूलाभाई देसाई ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी और कैलाशनाथ काटजू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे? तो सी और डी दोनों सही है, यानी कि आसिफ अली और भूलाभाई देसाई। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था, तो कब? तो वर्ष 1945 में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते किसके लिए? तो हमने देखा आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी: वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह और आजाद हिंद फौज में मुकदमा। तो आइए इसको देखते हैं। तो वेवेल योजना 14 जून 1945 को आई था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून से 14 जुलाई 1945। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 और आजाद हिंद फौज का मुकदमा नवंबर 1945। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो था सीआर दास, चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब? तो सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली। और जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था, कौन था? तो वित्त था। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खां था। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर नहीं था। और निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो वो लियाकत अली खान और अब्दुल कलाम आजाद, ये मंत्री नहीं थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई के दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, तो कब की थी? तो फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो वो बनी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? तो सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रभावी हुआ था, कब? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 जून 1947 को। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान यानी बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि तो वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था किसके लिए? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, किंतु मुस्लिम लीग जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया।
15 जून 1943 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो डॉक्टर किचलू ने लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने किया था। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो सुचिता कृपलानी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी तो गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए, फिर S राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर VV गिरी। तो राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक, राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक, जाकिर हुसैन तीसरे थे 1967 से 1969 तक तथा VV गिरी चौथे थे 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तथा सरदार पटेल ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि तो कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो R कॉपलैंड का है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो KM पनिकर ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था? तो जॉर्ज 6। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो इलिजा इम्पे थे। भारतीय गवर्नर जनरल के को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट के द्वारा। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्रहक अभिकर्ता बना दिया गया था। ऐसे विनिमय का क्या कारण था? तो था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था। यानी वो चाहते नहीं थे कि एक जिला कलेक्टर के पास इतना ज्यादा पावर हो, और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। इसी के लिए उन्होंने ये काम किया था। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था कब? तो 1813 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, तो 1 लाख रुपए दिए गए थे। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न में प्रावधान में से कौन सा एक नहीं था? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये नहीं था। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, किसमें? तो 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो चार्टर एक्ट 1853। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी में हुई थी। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों, तो बी का पहला ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से बी का पहला ऑप्शन 2 में है, तो आप मैच कर लीजिएगा। चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट इसके बारे में दिया गया है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी पहला का दूसरा है। चार्टर एक्ट 1813 से भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
तो चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया कब? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, 1833 के द्वारा ही कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये सही है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने का यानी ऑर्डिनेंस पास करने का शक्ति प्रदान किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति यानी पोर्टफोलियो सिस्टम द्वारा व्यवसाय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 1892। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 में पारित किया गया था प्रेस एक्ट। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। अब इसे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1861 ईस्वी में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, कौन सा चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है? तो मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टिस को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या बनी? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो वो 1919 के अंतर्गत। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, नहीं, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 का। भारतीय उच्चायुक्त के पद यानी कमिश्नर के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 हाई कमिश्नर का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित थे, कौन से सम्मिलित थे? तो एक संघ का प्रावधान, ये सही है। प्रांतों को स्वायत्ता देना, ये सही है। यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, ये सही नहीं है, उसे खत्म की गई। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ये भी सही नहीं है। तो इसमें एक और दो सही है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो साइमन कमीशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो क्या क्या थी? तो गवर्नर प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति यानी एबोलिशन ऑफ डार्की इन स्टेट, जिसमें कि जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था जो गवर्नर के अधीन आता था, उसमें गवर्नर फैसले ले सकता था, और बाकी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके सदस्यों में उनको अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह का जो डायरकी था उसको खत्म किया गया 1935 के द्वारा। और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या? तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, अभी हमने देखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? तो वो तीनों था, यानी प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्टिक युक्त नहीं है, वैश्विक युक्त नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, ये सही नहीं है। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये कार जिसमें ना तो जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरकुशलता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो हमने देख लिया, जवाहरलाल नेहरू। सेम क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसने यह कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनर्उत्पादित कर दिया गया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के भाषण में किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, सूची को सुयोग्य से सम्मिलित करना है। तो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ए का चौथा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिष्ठात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में किससे प्राय संबंधित माना जाता है? तो थॉमस मुनरो से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।